गुज़िश्ता 2 साल से जो कश्मीर पर जुल्म किया गया उसके बारे में आपकी क्या राय है? मसला कश्मीर है वो किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं है। मसला कश्मीर रियासत पाकिस्तान का मसला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सब गूंगे और बहरे बने हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसान नहीं रहते। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें ही हैं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर के इशू को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर किया। पाकिस्तान ही है जो कश्मीर पर जुल्म होने का मुकदमा 72 साल से लड़ रहा है। अली अमीन गंडापुर को किसी ने जूता मारा। ये जूता मारने से या स्याही फेंकने से कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे हमने कई वाकयात देखे। मुखालफत का ये सबसे गलीज़ तरीन दर्जा है। मैंने तो पीटीआई के कुछ MNA से ये भी सुना है कि अमीन अली गंडापुर वहाँ पर सदका दे रहे। ईद के करीब इस किस्म का सदका बस अल्लाह ही जानता है। फिर इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं जब 1000 रुपए पे एक आटे के थैले पर या एक सरकारी नौकरी पर आप अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि वोट मांगने वाला कौन है और हमारे वोट से इसने मुंतखब होके आगे कितनी करप्शन में इन्वॉल्व होना है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर पाक फौज के खिलाफ बयानात देते हुए नजर आते हैं। ये पाक फौज के जवान ही हैं जो हम रातों को यहाँ सो रहे होते हैं, अपनी ईदें और शबारातें मना रहे होते हैं, तो वो सरहदों पे 24 घंटे खड़े होके अपने जानों के नजराने दे रहे होते हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाक फौज है। पाकिस्तानी अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बिकाऊ सियासतदानों को ऐसे गलत किस्म के और कमज़ोर बयानात देते हुए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे रोकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, इस्लामाबाद TV के साथ आज की हमारी मेहमान खुसूसी फ़राह अज़ीम शाह, सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट, सियासी रहनुमा हैं। हम इनसे आज बात करेंगे मकबूजा वादी में पिछले गुज़िश्ता 2 सालों से जो जुल्म ढाए गए उनके बारे में इनकी क्या राय है। फ़राह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। गुज़िश्ता 2 साल से जो कश्मीर पर जुल्म किया गया उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया उस्मान। और जैसे कि हम सब जानते हैं और हमें देखने वाले लोग भी जानते हैं कि गुज़श्ता 2 सालों में पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज होके रह गया कश्मीर का। 5 अगस्त 2019 और जिस तरीके से भारत ने अपना एक मैं कहूँगी कि हट धर्मी के साथ, ढिठाई के साथ मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, वो सारी दुनिया जानती है और जिसकी वजह से तमाम हालात एकदम से चेंज होके रह गए। आप ये देखें कि वहाँ पर जो लोकल मकबूजा कश्मीर में कश्मीरीज़ हैं उनको वो माइनॉरिटी में चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, वहाँ से भारत से लोगों को लाकर सेटल किया जा रहा है। और यहाँ मैं आपसे भी ये पूछती हूँ कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं, और आप क्या ये जानते हैं कि रेजोल्यूशंस कितनी बार पेश हुई और उन रेजोल्यूशंस में क्या था? 1948 21 अप्रैल एक रेजोल्यूशन, देन 1950 3 जून एक रेजोल्यूशन, देन 1980 14 मार्च फिर दोबारा रेजोल्यूशन। और इन तमाम रेजोल्यूशंस में एक ही बात मेंशन है कि प्लेबिसिट प्लेबिसिट प्लेबिसिट। और उस प्लेबिसिट में क्या है ये मैं आपकी और अवाम जो हमें यहाँ पर देख रही है उनकी अवेयरनेस के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है कि उन रेजोल्यूशंस में था क्या। उन रेजोल्यूशंस में ये था कि हक़ ख़ुद इरादियत जो भी उन्होंने एक रेफरेंडम के ज़रिए मकबूजा कश्मीर की अवाम ने करना है, तो उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि आया वो भारत के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। फिर उसके बाद जैसे कि हमने हमेशा हर किसी को उस प्लेटफॉर्म पे मतलब कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से जिसको भी आवाज़ उठाते देखा यही कहते सुना कि उस रेजोल्यूशन के मुताबिक फ़ैसला हो और प्लेबिसिट हो। तो प्लेबिसिट का जो जिक्र है उन रेजोल्यूशंस में वो यही है कि इल्हाक या तो भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ।
1989 میں پھر یہ کیمپین شروع کی گئی کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بھارت کے ظلم سے تنگ آ کر یہ آواز اٹھائی کہ اب ہمیں آزادی چاہیے. کتنے ہی واقعات مقبوضہ کشمیر میں ہوتے ہیں, انسانیت کی تذلیل, عورتوں کی عزتوں کی تذلیل. اب یہاں پر میں مینشن کروں کہ کپواڑہ ڈسٹرکٹ کا جو واقعہ تھا ٹوئن ولیجز کا, وہاں پر کتنی عورتوں کی عزتیں تار تار کی گئیں. ان میں سے سب سے ینگسٹ وکٹم جو تھی وہ 12 سال کی بچی تھی, اور سب سے اولڈسٹ وکٹم جو تھی وہ 60 سال کی عورت تھی. تو یہ 2 سال 5 اگست اور 2019 کے بعد تو پکچر بالکل چینج ہو کے رہ گئی. اور یہاں ایک اور بات مینشن کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, آپ یہ دیکھیں کہ سب کے سب گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. ویسے تو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن پر ہر جگہ آپ کو آواز اٹھاتے ہوئے ملیں گے اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر جنگ کرتے ہوئے ملیں گے, لیکن کیا مقبوضہ کشمیر میں انسان نہیں رہتے؟ کیا ان پر ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا وہ آئے دن اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کر رہے؟ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے؟ اور ان کی اس خاموشی پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا بھارت اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر رہا ہے کہ عوام پاکستان افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف ہو جائے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں ہسٹری کی طرف تھوڑا سا اس پہ ہمیں جانا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کی آخر پاکستان سے دشمنی کیا ہے. جو بھارت کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ بھارت اس طریقے سے 2 ٹکڑوں میں بٹے, اور پاکستان جو مسلمانوں نے اپنی علیحدہ ایک پہچان کے لیے اپنا ملک قائم کیا, بھارت کے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں تھے. تو اس دن سے بھارت اور پاکستان کی جو دشمنی ہے وہ چلی آ رہی ہے, کیونکہ بھارت پاکستان کو نقشہ زمین پر دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور پھر جہاں سے آپ نے بات شروع کی کہ بھارت اپنے مفاد کے لیے یہ کر رہا ہے یا وہ عوام کو, پاکستان کی عوام کو, حکومتوں کے یا فوج کے, سب سے پہلی بات دیکھیں, میری بات سنیں عثمان, پاکستانی عوام یونائٹڈ ہے, اور جو ہمارے فاؤنڈر تھے ان کے کہنے کے مطابق چل رہی ہے. ہم ایک قوم ہیں, ہمارے اندر یکجہتی ہے, اور ہم کبھی بھی, آپ یہ نہیں دیکھیں گے, دیکھیں یہ سازشیں اور یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ ہمیشہ آتی رہتی ہیں. تو یہ ان کہانیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے پاکستان کی عوام اپنی فوج کی کبھی دشمن نہیں ہو سکتی. یہ ملک دشمن جو لوگ ہیں یہ چند ان کی کہانیاں ہیں جو آپ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر دیکھ لیتے. ماضی میں بھی تمام حکومتوں کا کہنا تھا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں. کیا منتخب ہونے کے بعد کشمیر کے لیے کچھ کر پائے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کریں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کشمیر ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے. اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت جب منتخب ہوتے ہیں یا 72 سالوں سے, یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہی ہیں جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کیا اور اس ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ خود بھی دیکھیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, میں ایک پولیٹیشین ہوں, یا پاکستان کا کوئی بھی بچہ, کسی کو بھی آپ دیکھیں تو ہر کوئی انڈیویجولی جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. تو بہت سا دیکھیں, یہاں میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اب تک اس 72 سالوں میں کشمیر کی عوام اپنے لیے, مقبوضہ کشمیر کی عوام اپنے لیے کیا کر سکی؟ یا کوئی بھی انٹرنیشنل جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں وہ کیا کر سکیں؟ تو پاکستان ہی ہے جو کشمیر پر ظلم ہونے کا مقدمہ 72 سال سے لڑ رہا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں جا کے لڑ رہا ہے. تو اس بات کا تو شکر گزار ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو بھی, کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی شاہرگ ہے مقبوضہ کشمیر. جیسا کہ الیکشنز قریب آ گئے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت اگر منتخب ہوتی ہے تو کشمیر کے لیے کچھ کر پائے گی؟ دیکھیں, پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت جب وہاں پر آئے گی تو وہ بات کی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کے حوالے سے کیا کیا. اور یہاں میں ذکر کرتی چلوں ہمارے پرائم منسٹر کی اسپیچ کی. آپ نے اس طریقے سے بلنٹلی کبھی کسی لیڈر کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اسپیچ کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. اور ہمارا بہت ہی ایک کلیئر
विजन है और मौक़िफ़ है इस बारे में कि भारत से कोई भी बात नहीं होगी जब तक 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला वो वापस नहीं लेता। और फिर हम सब ये उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनने के बाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत मकबूजा कश्मीर का मसला भी साफ़ नीयत के साथ हल करे। बाग में जलसे के दौरान अली अमीन गंडापुर को अवाम में से किसी ने जूता मारा और एक और वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर जिसमें देखा जाता है कि वो पैसे भी दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? जूता चाहे जॉर्ज बुश को पड़े या अमीन अली गंडापुर को, या मुंह पर से स्याही मली जाए कसूरी साहब के या ख्वाजा आसिफ को, ऐसे हमने कई वाक़यात देखे। लेकिन मुखालफत का ये सबसे गलीज़ तरीन दर्जा है। मैं तो ये कहूँगी अवाम के अंदर जब तक शऊर बेदार नहीं होगा कि उन्होंने अपने कीमती वोट का, नहायती कीमती वोट का, जो उनकी किस्मत बदल सकती है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तब तक ये जूता मारने से या स्याही फेंकने से कुछ नहीं बदलेगा। और फिर आपने बात की कि पैसे देते हुए, मैंने तो पीटीआई के कुछ एमएनएस से ये भी सुना है कि अमीन अली गंडापुर वहाँ पर सदका दे रहे थे। तो ये ईद के करीब इस किस्म का सदका बस अल्लाह ही जानता है फिर इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। लेकिन देखें, ये इस किस्म की रिवायात कायम की गई हैं। और यहाँ फिर बात आ जाती है हमारी आवाम की। जब 1000 रुपये पे, एक आटे के थैले पर या एक सरकारी नौकरी पर आप अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि वोट मांगने वाला कौन है और हमारे वोट से इसने मुंतखब होकर आगे कितनी करप्शन में इन्वॉल्व होना है। तो ये जब तक अवाम में अवेयरनेस नहीं आएगी, ये हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देते हुए नज़र आते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की एटमी ताकत है और हम सब जानते हैं कि कितने हमारे मुल्क को तोड़ने वाले दुश्मन सुबह और शाम पाकिस्तान को तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। अगर मैं और आप इतने आराम से बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये सलाम है पाक फ़ौज को। ये पाक फ़ौज के जवान ही हैं जो हम रातों को यहाँ सो रहे होते हैं, अपनी ईदें और शबारातें मना रहे होते हैं, तो वो सरहदों पे 24 घंटे खड़े होके अपने जानों के नजराने दे रहे होते हैं। पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाक फ़ौज है। और फिर जैसा कि आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हमेशा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देते हुए नज़र आते हैं, तो आजकल के सियासतदान, उनका तो कोई कैलिबर ही नहीं है। आप ये देखें कि मुझे तो जब भी मैं असेंबलीज़ के सेशंस देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि नंदे, बहुएँ और सास ये आगे हैं असेंबलीज़ में और आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तो कोई कैलिबर ही नहीं छोड़ा। आजकल के सियासतदान तो मदारी लग रहे हैं और फिर इस लेवल पर बैठकर इस किस्म के बयानात देना, इन्हें ये समझ नहीं आती कि वो किस कदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और ऐसे बयानात को बिल्कुल रोकना चाहिए और हम सब की बल्कि ये ज़िम्मेदारी बनती है, पाकिस्तानी अवाम की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे बिकाऊ सियासतदानों को ऐसे गलत किस्म के और कमज़ोर बयानात देते हुए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, रोकना चाहिए। फ़राह, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो पाक फ़ौज है। फ़राह, ये बताइएगा कि मसला कश्मीर का हल क्या है? मकबूजा कश्मीर का वाहिद हल है कि एक लीडर मज़बूत किस्म का पाकिस्तान से और एक मज़बूत लीडर भारत से आपको चाहिए, और एक साफ़ नीयत और वाकई मसले को हल करने वाली नीयत चाहिए, तो मसला कश्मीर दिनों में हल हो जाएगा। और ये हमने देखा भी मुशर्रफ के दौर में, जब वाजपेयी वज़ीर आज़म भारत थे, ये उस दौर में हमने देखा भी और हमें नज़र भी आया कि अगर वो मुलाकात कंप्लीट हो जाती तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो जाता। लेकिन साजिशें करने वाले जो लोग थे, कंट्रीज़ थीं, वो फिर दोबारा बीच में आ गईं और मकबूजा कश्मीर का मसला वैसे का वैसा रह गया। तो एक मज़बूत लीडर भारत से और एक मज़बूत लीडर पाकिस्तान से मिल जाएं तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और उस्मान, बंदूक, वेपन्स किसी भी मसले का हल नहीं। बंदूक से डिज़ास्टर आता है, तबाही आती है।
تو ٹیبل ٹاک، نیگوسیشن، ہر مسئلے کا حل بیٹھ کے بات چیت سے ہی نکلتا ہے. اور آج جیسے کہ ہم نے کشمیر پر اور مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر بات کی، تو مجھے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آ گیا جو ہمارے بہت جانے مانے اور نفیس شاعر نجم الثاقب صاحب کا ہے. بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بیان کیا: میرے وجود کا حصہ ہے وادی کشمیر، میرے وجود کا حصہ ہے وادی کشمیر، یہ میرا قرض ہے لیکن وصول کیسے ہو. فرا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے اس شعر سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا: نہ سر جھکا کے جئیں نہ منہ چھپا کے جئیں، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئیں. ہم اگر 2 دن کم جئیں تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جئے. جیسا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستانیوں کے لیے جو جد و جہد کی، اس سے مجھے یہ شعر یاد آیا. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.